हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग सर्वेइंग सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दूरी मापने की विधियाँ, मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। दूरी मापने की विधियाँ यानी दूरी मापने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो दूरी नापने की जो मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं, दूरी मापने की जो होती हैं वो मुख्यतः दो विधियाँ होती हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि। पहला क्या है? प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष विधि यानी इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम खुद टेप या चेन की सहायता से जाके मेज़र करते हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, बिना उस स्थान पे गए हम एक ही जगह से क्या करते हैं, वो डिस्टेंस मेज़र कर लेते हैं, उस स्टेशन तक का कितना या उस बिंदु तक का कितना दूरी होगा। जबकि डायरेक्ट में हम स्टेप बाय स्टेप नापते जाते हैं और फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के तब पता चलता है कि टोटल इतना डिस्टेंस होगा। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है, उस स्टेशन पे गए ही हम एक ही स्टेशन से खड़े होके बता सकते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस होगा उस पॉइंट तक या उस स्टेशन तक का, ठीक है। तो आइए एक एक मेथड के बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो होती है वो निम्न विधियाँ आती हैं। इसके अंतर्गत जो होते हैं वो निम्न विधियाँ आती हैं। निम्न विधि से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस नाप सकते हैं। कैसे? तो देखिए पहले विधि क्या है। पहला विधि है कदम गिनकर। पहली जो विधि है वो है कदम गिनकर, यानी इस विधि में हम क्या करते हैं कि दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी मापते हैं वो कदम गिनकर मापते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मान एक स्टेशन या एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कितना कदम चले, उस टोटल कदम की संख्या में आवश्यक एक कदम की जो लंबाई होती है, जो औसत दूरी होती है, उससे हम मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कदम गिनकर में क्या किए, इस विधि में आप क्या किए हैं, दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो कदम गिनकर मापते हैं, ठीक है। तथा इसमें क्या करते हैं, कदमों की संख्या में कदम की औसत लंबाई से गुणा करके दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी ज्ञात कर लेते हैं। यह माना जाता है कि एक सामान्य मनुष्य की जो औसत दूरी होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर ली जाती है। यानी एक माना जाता है कि एक सामान्य मनुष्य की जो औसत दूरी होती है वो 75 से 80 सेंटीमीटर ली जाती है। जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट है और दोनों पॉइंटों के बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि हम एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किए और दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में कोई पता चला कि टोटल 50 कदम चले हैं। टोटल हम जो कदम चले वो 50 कदम चले हैं। तो 50 में आप क्या करेंगे, मनुष्य की जो औसत दूरी जो होती है एक कदम का, जो 75 से 80 सेंटीमीटर होती है, तो अगर हम 50 में 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैसे फाइंड आउट किए, कदम गिनकर। तो एक तो आपका पहला मेथड ये हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड है वो है कदम मापी द्वारा। ये जो दूसरा मेथड है वो है कदम मापी द्वारा। अब इसमें देखिए, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में, ठीक है, इस विधि में क्या करते हैं कि सर्वेक्षक के पैरों में, सर्वेक्षक के पैरों में एक घड़ी बांध देते हैं, ठीक है। सबसे सबसे कदम मापी जो विधि होती है, कदम मापी द्वारा जो विधि, यह घड़ी से मिलता जुलता यंत्र होता है। कदम मापी जो होता है यह घड़ी से मिलता जुलता यंत्र होता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, सर्वेक्षक के अपने पैरों में बांध लेता है, सर्वेक्षक अपने पैरों में बांध लेता है और सर्वेक्षक के पैरों से चलने पर कदमों की संख्या यंत्र की जो डायल होती है, घड़ी की जो डायल होती है उस पर आ जाती है। और इसमें हम क्या करते हैं,
एक कदम की औसत लंबाई से गुणा करके दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो कदम मापी क्या है? घड़ी से मिलता जुलता एक यंत्र होता है जो सर्वेक्षक अपने पैर में बांध लेता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि दो पॉइंट है, मान लीजिए कि दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट जो है 400-500 मीटर दूरी पे स्थित है। तो अगर उसके बीच आपको दूरी फाइंड आउट करना है तो आप लगातार काउंटिंग करने में हो सकता है भूल जाए या कोई मिस्टेक्स हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैर में हम कदम मापी जो यंत्र है उसको हम क्या करेंगे, बांध लेंगे। तो जब आप पहले पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा 1 2 3 4 5 ऐसे गिनना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक कितना कदम चलेंगे वो आपके डायल गेज पे क्या आता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, जब फाइनली अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो टोटल कितना कदम आप चले उस घड़ी के डायल जो गेज है उस पे आ जाएगा। ठीक है, और जब आ जाएगा उस डायल गेज पे तो आप बड़े आराम से अब पता चलेगा कि कितना संख्या हुआ, कितना संख्या यानी कितना कदम आप चले। अब उसमें हम क्या करेंगे, कदमों की औसत लंबाई से गुणा कर देंगे, और जब गुणा कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के बीच में कितना होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा, यानी पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप कदम मापी के द्वारा आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। तीसरा है पैडोमीटर द्वारा, तीसरा जो विधि है वो है पैडोमीटर द्वारा। ठीक है, अब पैडोमीटर क्या है, तो पैडोमीटर यंत्र भी, ठीक है, पैसोमीटर से यानी कदम मापी से मिलता जुलता यंत्र होता है। पैसोमीटर से, देखिए कदम मापी को इंग्लिश में बोलते हैं पैसोमीटर। ठीक है, अब तीसरा हमारा जो मेथड है वो है पैडोमीटर। तो पैडोमीटर यंत्र भी पैसोमीटर की भांति होता है, यानी कदम मापी की भांति होता है, परंतु इसमें दूरी कदमों में न दर्शाकर सीधे मीटर में दर्शाती है। यानी जो पैडोमीटर होता है वो भी एक तरह का घड़ी से मिलता जुलता यंत्र होता है। ठीक है, ये भी, इसको भी हम जब डिस्टेंस नापना होता है तो सर्वेक्षक अपने पैरों में बांध लेता है। ठीक है, तो जब ये बांध के चलता है सर्वेक्षक, ठीक है, तो इसमें कितना कदमों की संख्या होगी ये नहीं बताता है, टोटल आप कितना डिस्टेंस चले ये डायल गेज पे आ जाता है। तो पैडोमीटर भी एक तरह का कैसा यंत्र है, पैसोमीटर की बात ही है, लेकिन इसमें जो दूरी होती है वो कदमों में न दर्शाकर सीधे किस में बनाती है, सीधे मीटर में आ जाती है, यानी कितना मीटर आप चले। ठीक है, जो चौथा मेथड है वो है चक्कर मापी द्वारा, जो चौथा मेथड है वो है चक्कर मापी द्वारा। ठीक है, चौथा मेथड जो है वो क्या है, चक्कर मापी द्वारा। ठीक है, चक्कर मापी द्वारा। अब हम क्या किए, तो यह उपकरण भी घड़ी नुमा ही होता है। जो चक्कर मापी होता है यह उपकरण भी घड़ी नुमा ही होता है। इस उपकरण को किसी घूमने वाले पहिए में बांध दिया जाता है, इस घूमने वाले पहिए में संबद्ध कर दिया जाता है। चक्कर मापी द्वारा क्यों, क्योंकि चक्कर द्वारा माप रहे हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इस उपकरण को जो घड़ी नुमा होता है वो घूमने वाला जो पहिया होता है उसमें बांध देते हैं, संबद्ध कर देते हैं। अब पहिए चलाने या चक्कर मापी में पहियों के चक्कर की कुल संख्या दर्ज हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब जब चक्कर मापी के द्वारा हम मापते हैं डिस्टेंस तो हम इसमें नॉर्मली चक्कर के द्वारा यानी पहिए के द्वारा नापते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें भी एक घड़ी के नुमा मिलता जुलता यंत्र होता है, उस यंत्र को हम क्या करते हैं कि पहिए में बांध देते हैं, पहिए में बांध देते हैं। अब पहिया जब चलना स्टार्ट करेगा पहले पॉइंट से, तो जितनी बार पहिया मूव करेगा उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जितनी बार मूव किया होगा वो टोटल पहियों की जो संख्या होगी वो उस डायल गेज पे आ जाएगी। ठीक है, टोटल जो पहियों की संख्या होगी वो डायल गेज पे आ जाएगी। अब चक्करों की जो कुल संख्या हुई उस संख्या में अगर हम पहिए की परिधि से गुणा कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। और पहिए की परिधि कैसा होता है, पहिया यानी सर्कल होता है, तो सर्कल की परिधि कितना होता है 2πr। तो 2πr में हम क्या करेंगे, जब चक्कर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा वो चक्कर मापी द्वारा फाइंड आउट हो जाएगा एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में। ठीक है, अब जो पांचवा विधि है, जो पांचवी विधि है वो है जरीब या फीते द्वारा। जब हमको परिशुद्धता से डिस्टेंस नापना होता है, परिशुद्धता से दूरी मापने के लिए सर्वेक्षण कार्य में हम क्या यूज करते हैं, जरीब या फीता यूज करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। कम दूरी मापने के लिए हम फीता ज़्यादा सूटेबल होता है, लेकिन अगर वही ज़्यादा दूरी मापना होता है तो चैन सूटेबल होता है। क्योंकि फीते की लाइफ जो होती है वो कम होती है, लेकिन चैन की जो लाइफ होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो फीता और चैन यानी टेप एंड चैन तभी यूज करेंगे जब हमको कोई डिस्टेंस एक्यूरेसी के साथ बताना होगा, परिशुद्धता के साथ बताना होगा, तो हम चैन और टेप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आप कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। ये तो हो गया प्रत्यक्ष विधि। अब दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि। ये भी निम्न तरह का होता है, ये भी जो विधि होती है वो निम्न विधि होती है। ठीक है, देखिए पहला है प्रकाशी यंत्र विधि, पहला है प्रकाशी यंत्र विधि। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करते हैं, इसमें जो क्या करते हैं, थियोडोलाइट उपकरण पर डायाफ्राम पर जो स्टेडिया रेखाएं बनी रहती हैं उनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो स्टेशनों के मध्य की जो सीधी दूरी होती है वो बगैर दूरी नापे क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे टैकोमेट्री विधि भी क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको टैकोमेट्री विधि भी कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कैसे मापें, तो इसमें हम चूँकि क्या करते हैं कि एक स्टेशन पे थियोडोलाइट रखते हैं, ठीक है, और दूसरे बिंदु पे यानी एक बिंदु पे थियोडोलाइट रखते हैं और दूसरे बिंदु पे अपने स्टाफ को रखते हैं, और थियोडोलाइट से हम क्या करते हैं, स्टाफ पे कोइंसाइड कराते हैं, और कोइंसाइड कराने के बाद चूँकि थियोडोलाइट के डायफ्राम पे जो होता है 3 क्रॉस एयर बने रहते हैं, तीन हॉरिजेंटल लाइनें बनी रहती हैं, और उन्हीं लाइनों को हम क्रॉस एयर बोलते हैं। सबसे जो अपर लाइन होता है उसे बोलते हैं अपर स्टेडिया, बीच वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं मिडिल स्टेडिया, और सबसे नीचे वाली लाइन को बोलते हैं लोअर स्टेडिया। इस तरह से तीन स्टेडिया होती हैं। जब आप टेलीस्कोप को कोइंसाइड कराएंगे किस पे, स्टाफ पे, तो जब आप रीडिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे 3 रीडिंग मिलेगा आपको, 3 हॉरिजेंटल लाइनों की वजह से 3 रीडिंग मिलेगा। तो हम बीच वाले रीडिंग को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अपर वाला स्टेडिया जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है वो रीडिंग पढ़ेंगे, और सबसे लोअर वाला स्टेडिया जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है वो रीडिंग पढ़ेंगे। तो अपर में से क्या करेंगे, लोअर रीडिंग को घटा देंगे। अब जो भी आएगी वैल्यू घटाने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना डिस्टेंस होगा वो ऑटोमेटिकली बिना चैन या टेप के क्या हो जाएगा, मेज़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रकाशी यंत्र विधि। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी विधि है वो है विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा दूरी मापन। इनडायरेक्ट मेथड में यानी अप्रत्यक्ष विधि में जो दूसरी विधि है वो है इनडायरेक्ट मेथड में दूसरी क्या विधि है, विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा दूरी मापन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, इस आधार पर हम क्या करते हैं, 2 उपकरण बनाए गए हैं। विद्युत चुम्बकीय किरणों के आधार पर हमारे 2 उपकरण बनाए गए हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय किरणों द्वारा जो दूरी मापन करते हैं, तो इस आधार पर 2 उपकरण बनाएंगे। क्या क्या, पहला है विद्युत प्रकाशीय उपकरणों में प्रकाश की किरणों के द्वारा दूरी मापी जाती है। ठीक है, यानी विद्युत प्रकाशीय उपकरण में विद्युत प्रकाशीय उपकरण में हम क्या करते हैं, जो दूरी मापते हैं वो प्रकाश की किरणों के द्वारा दूरी मापते हैं। ठीक है, और इसमें जो दूसरा एक होता है प्रोटस, वो होता है माइक्रोवेव उपकरणों में रेडियो तरंगों द्वारा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, 2 स्टेशनों के मध्य की जो दूरी ज्ञात की जाती है
वो दूरी मापने की यह सबसे परिशुद्ध विधि है जो उच्च सर्वेक्षण कार्यों में प्रयोग करते हैं। जिन माइक्रोवेव उपकरण में जो दूरी मापते हैं वो तरंगों के द्वारा दूरी मापा जाता है। ठीक है, यानी जो माइक्रोवेव उपकरणों में जो दूरी मापा है वो रेडियो तरंगों द्वारा मापते हैं, और ये तभी हम यूज करेंगे जब बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ डिस्टेंस नापा जाता है, तब हम यूज करेंगे। इसमें हमारा आपका टोटल स्टेशन आ जाएगा। ठीक है, टोटल स्टेशन आ जाएगा। ठीक है, यानी जो आप इनडायरेक्ट मेथड में आपका टोटल स्टेशन आ जाएगा और टेकोमीटर आ जाएगा डिस्टेंस नापने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कैसे डिस्टेंस माप सकते थे, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आपने क्या किया, जान लिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोणीय मापन की विधियाँ। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक उसमें कोणीय मापन की विधियाँ। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, कोणीय मापन की विधियाँ। ठीक है, कोणीय मापने के लिए हम निम्न उपकरण प्रयोग करते हैं। कोण मापने के लिए हम निम्न उपकरण प्रयोग करते हैं। पहला कंपास, दूसरा थियोडोलाइट एवं बॉक्स सेक्सटेंट। देखिए जो कंपास दिक्सूचक कंपास है, कंपास दिशाओं के कोणीय माप के लिए हम प्रयोग करते हैं। कंपास जो है वो दिशाओं के कोणीय माप के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और थियोडोलाइट एवं बॉक्स जो सेक्सटेंट होता है यह उपकरण दो रेखाओं के बीच का क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी थियोडोलाइट और बॉक्स सेक्सटेंट का प्रयोग दो रेखाओं के मध्य बनने वाले वर्टिकल कोण तथा हॉरिजॉन्टल कोण को मापने के लिए हम यूज करते हैं। क्या, बॉक्स सेक्सटेंट या थियोडोलाइट। लेकिन जब हम किसी रेखा का दिशा फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, तो हम वहाँ पे कंपास यूज करेंगे। तो कंपास यूज करने के लिए हमारे पास निम्न जो हम जिस विधि में जो ऑपरेटर्स यूज करेंगे वही, जैसे कंपास मेथड हो गया, थियोडोलाइट मेथड हो गया, बॉक्स सेक्सटेंट मेथड हो गया। तो यानी कंपास से, बॉक्स सेक्सटेंट से और थियोडोलाइट से हम क्या कर सकते हैं, कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माप तथा मापन इकाइयाँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है माप तथा मापन इकाइयाँ। ठीक है, अब देखिए सर्वेक्षण कार्य में निम्न दो प्रकार के माप लिए जाते हैं। माप जो लिए जाते हैं वो सर्वेक्षण कार्य में निम्न दो प्रकार के माप लिए जाते हैं। पहला होता है रैखिक माप और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर यानी कोणीय माप। पहला है रैखिक माप और दूसरा है कोणीय माप। अब देखिए रैखिक माप क्या होता है, तो रैखिक माप जो होता है यह दो प्रकार का होता है। रैखिक माप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। क्या, देखिए जो माप क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं उन्हें क्षैतिज दूरी कहते हैं। यानी जो माप क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं उन्हें क्षैतिज दूरी कहते हैं, और दूसरा जो माप ऊर्ध्वाधर समतल में लिए जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। इसे हम ऊंचाई या गहराई के नाम से भी जाना जाता है। यानी हमने आपको बताया कि रैखिक जो माप होता है यह दो प्रकार के होते हैं। रैखिक माप कितने प्रकार के होते हैं, तो यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो मैंने पहला आपको बताया जो माप क्षैतिज समतल में लिए जाते हैं उन्हें क्षैतिज दूरी कहते हैं, और जो माप ऊर्ध्वाधर समतल में लिए जाते हैं उन्हें ऊर्ध्वाधर दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे ऊंचाई या गहराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तीसरा जो दूसरा है वो क्या है, कोणीय माप। रैखिक माप के बारे में जान लिए, दूसरा है कोणीय माप। ठीक है, जब कोणीय माप क्षैतिज समतल में ली जाती है तब उसे क्षैतिज कोणीय माप कहते हैं, और जो माप ऊर्ध्वाधर समतल में लिए जाते हैं तो उसे ऊर्ध्वाधर कोणीय माप कहेंगे। ठीक है, यानी दूसरा आपका क्या था, वो था कोणीय माप। और मैंने आपको बताया कि जब कोणीय माप क्षैतिज समतल में ली जाती है तब उसे क्षैतिज कोणीय माप कहते हैं, और जो माप ऊर्ध्वाधर समतल में लिया जाता है उसे ऊर्ध्वाधर कोणीय माप कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे जो लास्ट टॉपिक है वो है सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां। सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियां। ठीक है,
सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियाँ। ठीक है, तो देखिए सर्वेक्षण कार्य में निम्न प्रकार की त्रुटियाँ होती हैं। ये हमारा जो नया टॉपिक है ये है सर्वेक्षण कार्य में त्रुटियाँ। और सर्वेक्षण कार्य में जो त्रुटियाँ होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। क्या क्या होता है? तो पहला जो होता है वो है प्राकृतिक त्रुटि यानी नेचुरल एरर, दूसरा है उपकरण त्रुटि यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, और तीसरा है व्यक्तिगत त्रुटि यानी पर्सनल एरर। तो तीन तरह के सर्वेइंग में एरर आते हैं। अब तीनों के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए प्राकृतिक त्रुटि यानी नेचुरल एरर क्या होता है। जब सर्वेक्षण कार्य में यह जो त्रुटि होता है, यह खराब मौसम होता है, आंधी आ जाए, वर्षा हो जाए, तेज धूप हो जाए, ठीक है, इसके आदि के कारण जो होती है ये त्रुटि होती है प्राकृतिक त्रुटि। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारा मौसम खराब होता है तो उस टाइम हमको सर्वेक्षण कार्य को बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक त्रुटियां होती हैं इसमें, इस त्रुटि में आपका या खराब मौसम की वजह से आता है, आंधी की वजह से आता है, वर्षा की वजह से आता है, तेज़ धूप की वजह से आता है, चुंबकीय द्विपात की वजह से आता है। ठीक है, इसीलिए जब भी खराब मौसम हो तो हम क्या करें, सर्वेइंग वर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है वो है उपकरण त्रुटि। दूसरा जो है वो क्या है, उपकरण त्रुटि। अब देखिए उपकरण त्रुटि क्या होता है। तो दोषपूर्ण अथवा गलत उपकरणों द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने पर यह त्रुटि आती है। कहने का मतलब ये होता है कि जब दोषपूर्ण ऑपरेटर से आप जब सर्वे करेंगे तो जाहिर सी बात है दोषपूर्ण रीडिंग ही मिलेगा। ठीक है, या गलत उपकरण से आप त्रुटि करेंगे तो आपका गलत रीडिंग ही मिलेगा। इसीलिए दोषपूर्ण अथवा गलत उपकरणों के द्वारा सर्वेक्षण कार्य करने पर यह त्रुटि आती है और उसी त्रुटि को हम लोग बोलते हैं उपकरण त्रुटि। ठीक है, अतः सर्वेक्षण कार्य में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण को हम सबसे पहले सर्वेइंग करने से पहले, सर्वेक्षण करने से पहले भली भांति चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि दोषपूर्ण उपकरण के प्रयोग किए जाने से गलत पाठ्यांक पढ़े जाते हैं और जिसके वजह से हमको गलत डाटा मिलता है। तो इसलिए जब भी हम सर्वेइंग करना चाहिए तो उपकरण की पहले भली भांति चेक कर लेना चाहिए कि उपकरण में कोई त्रुटि नहीं न है। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा जो त्रुटि है वो है व्यक्तिगत त्रुटि यानी पर्सनल एरर। जो व्यक्ति की वजह से त्रुटि आता है उसे हम व्यक्तिगत त्रुटि कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वेक्षण कार्य में व्यक्तिगत जो त्रुटि होती है वो निम्न कारणों से होती है। ठीक है, सर्वेक्षण कार्य में जो व्यक्तिगत त्रुटि होती है वो निम्न कारणों से होती है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, पहला है सर्वेक्षक का स्वास्थ्य ठीक ना होना। यानी जो सर्वेयर आपका सर्वेइंग करेगा अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो रीडिंग लेने की वजह से एरर आ सकता है। तो ये भी आपका व्यक्तिगत त्रुटि में आता है। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा है कमजोर दृष्टि वाला होना। जो सर्वेयर सर्वेइंग करता है उसकी जो दृष्टि होती है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कमज़ोर दृष्टि के वजह से जो रीडिंग पढ़ेगा वो गलत पढ़ देगा, तो जिसके वजह से हमारा रीडिंग में एरर आ जाएगा। इसीलिए जो हमारा है, जो भी सर्वेयर सर्वेइंग करता है वो कमज़ोर दृष्टि का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ये भी एक व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आता है। तीसरा लापरवाह होना। जो सर्वेयर सर्वेइंग वर्क करता है उसको लापरवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लापरवाह होने के वजह से भी वो दोषपूर्ण रीडिंग पढ़ता है। ठीक है, चौथा अकुशलता से सर्वेक्षण कार्य करना। यानी जो सर्वेक्षण वर्क कर रहा है वो कुशलता के साथ नहीं कर रहा है, लापरवाही की वजह से कर रहा है। ठीक है, अकुशलता यानी कार्य करने में उसकी जो क्षमता है, वो कार्य करने का जो नॉलेज है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जिसके वजह से ये त्रुटि आती है। और नेक्स्ट है प्रेक्षण सही से न लेना, यानी ऑब्जर्वेशन सही से न लेना। और जाहिर सी बात है जब सर्वेक्षक को नॉलेज नहीं रहेगा, सर्वेयर को नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो क्या, जो रीडिंग लेगा, जो ऑब्जर्वेशन लेगा वो सही से नहीं लेगा। तो इस तरह से आपका ये जो 5 त्रुटियाँ वो
पर्सनल एरर यानी व्यक्तिगत त्रुटि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था, जिसके अंतर्गत आने वाले सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर को उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।